वेनिस नेचर जो यहाँ इस देश की स्थिति खासकर इस कैंपस की स्थिति यार कैंपस का तो कैसे हो यार? मैं एकदम अच्छा हूँ यार। और कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तुम्हारी वीडियो पहले देख चुके हैं यार। सर सच में देखें आपने? बहुत ज्यादा मतलब जैसे लॉट्स ऑफ कॉमन जो हमारे दोस्त लोग हैं उनके बीच के उनकी उनकी पॉडकास्ट में वो मैं उनके टीवी में साथ पॉपुलर हो गया हूँ। अब कौन कौन सी अब देखी? हो जाओगे जरूर। अब तो हो ही जाऊंगा बिल्कुल जरूर। तो डीओ और कौन कौन सी देखी आपने बताओ? क्यों यार एक तो ये अपना छोटा भाई है, छोटा भाई का साथी है हमारा आकाश, गौरव है, गौरव है। तो ऐसे 5-6 लोग हैं क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है उतना देखते रहते हैं अपने लोगों को, खासकर जो लोग इस चीज में काम कर रहे हैं और उनके लिए एप्रिसिएशन की जरूरी है। क्योंकि क्यों देखना जरूरी है इसका भी एक मेरे पीछे एक प्रॉपर डेफिनेशन है। बताइए। क्योंकि ग्राउंड पर जो काम करते हैं उनको देखना बेहद जरूरी है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी हो गई है उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद आप जैसे लोगों से है कि हम जैसे लोगों की जो कॉमन स्टूडेंट्स की बात रख रहे हैं, जो इस कैंपस में बाउजनों की बात रख रहे हैं, जिनको हमेशा से अनदेखा किया गया, उनकी बात तुम लेके आ रहे हो, हमारे आइडियाज को तुम लेके आ रहे हो। ये बात सही है आपकी एकदम। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको 8 फरवरी 2024 में मैसेज करा था और आज क्या सितंबर चालू हो गया, आज 2025 2 सितंबर 2 सितंबर। इतना टाइम कैसे लग गया? यार शायद तुमको मैं नंबर नहीं मिलाऊंगा, मैं तो बहुत बहुत आसान हूँ लोगों, मतलब तो मुझे मुझसे एक्सेस बहुत आराम से ले सकते हो। अच्छा। इतना मुझे खुद आज तुम्हारा तुमसे पता चला कि ऐसे तुमने दिन पहले मुझे मैसेज किया था। तो इतना टाइम क्यों लगा उनके लिए? अगर तुम कॉल करते हो क्योंकि मैसेज पे बहुत सारे तुमको पता है इतने सारे, अभी बीच में एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था तुमने किया था। हाँ। अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर कॉल भी करते तो शायद हो जाता हमारा, बट सॉरी उसके लिए मैं मैसेज चेक कर रहा था। लेकिन हो रहा है आज फाइनली डेट फाइनली हम कर रहे हैं। ऐसा वो नहीं है। तो जैसे आपका जो नाम है आशुतोष सिंह विद्रोही, तो इसमें जो विद्रोही का मतलब क्या है? विद्रोही तो मतलब जो विरोध करते हैं। हाँ मतलब क्या मतलब मैं बता रहा हूँ, आपने खुद ऐड कराएगा? विरोधी और विद्रोही में फर्क, हाँ विरोध जो करते हैं, बट हाँ जब मैं डीयू आया जी। उस वक्त मैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा रहा, चाहे वो कैंपस को खुलवाने, कोविड के बाद कैंपस पूरा बंद था, उसको खुलवाने का आंदोलन रहा हो, जो आंदोलन कम से कम बहुत काफी दिन तक लंबा चला था वो आंदोलन। तो क्या है, एक रिवेलियस नेचर जो यहाँ इस देश की स्थिति, खासकर इस कैंपस की स्थिति, कि यार ऐसे अगर हम आए और हम आगे चले जाए तो ये तो नहीं होगा। तो एक रिवेलियस नेचर आया कि अभी तो इसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। तो विद्रोही का मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग जो जो अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट में तुम खड़े हो, उसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, खासकर इस देश के आम जनता के खिलाफ, इस देश के बावजूद सबके खिलाफ। तो वहां से ये विद्रोही मुझे नाम पड़ा, या विद्रोही खुद से मैंने उसको रिक्लेम भी किया कि ये आई एम विद्रोही। तो आपने खुद ही रखा हाँ है? मेरा नाम आशुतोष सिंह बौद्ध है। बौद्ध जो मेरी आई खुद की आइडेंटिटी है ये। तो बोल तो आपने नहीं नहीं बौद्ध है, बहुत बट बौद्ध है हमारे कल्चरली जो बोला जाए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से एक आइडेंटिटी मिली वो तो हमेशा रहेगी। विद्रोही तो खुद से दी, आज की स्थिति को देखते हुए दिया, इसलिए। चल। तो आपने अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपने इलेक्शन लड़ने के लिए यूज के ऐसे क्यों चुना? वाह। सही बात है। पहले तो बता दो, पिछले 5 साल से इस कैंपस में हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले मैं एक दूसरी अनदर एक अनदर फॉर्म में था जैसे, लेकिन जब लगा यहाँ पे जरूरत पड़ी कि यहाँ पर क्यों हमारी अपनी खुद की पहचान की, हमारी खुद की आवाज के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं है, तो ए से सबसे पहले कि हम लोगों ने बनाया, जो भी आप आसपास अभी खुद देख लोग थे, वी आर दी फाउंडर ऑफ दैट ए से, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। और बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 100 इस कैंपस को दिल्ली यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा मार्जिनलाइज और जो दलित बहुजन तबका है उसकी कोई आवाज ही नहीं। तो तब हमको लगा कि अब तो जरूरत है, अब तो हमको किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वी नीड आवर ओन पार्टी। तो इसलिए हमारी अपनी ऑटोनॉमी होना बेहद जरूरी है, तभी हम अपनी आवाज और कर्ता से लोगों के बीच पहुंचा पाएंगे।
इसलिए जरूरत पड़ी यहाँ पर हमारे दलित मूवमेंट की, एक बहुजन मूवमेंट की, एक अपने अम्बेडकर स्टूडेंट की। तो आपने स्टार्ट करता है AS? हाँ, आई एम द फाउंडर, यस। और आप उसके लिए चुनाव लड़ रहे हो? हाँ, मतलब पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसमें ऑल विमेन पैनल के साथ हम गुड वोट, पहली बार ड्यू की हिस्ट्री में हम पहली बार कोई, मतलब इतना बड़ा कैंपस, इतना ज्यादा पैसा लगता है, हाँ। उतना एक्सट्रीमली फ्यूडल पावर यहाँ पर लगती है कि तमाम अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अपनी जाति के नाम पर प्रदर्शन करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स वैसी हो गई। उस बीच में हम पिछली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया 2 महिलाओं के साथ, दोनों कैंडिडेट के साथ, एंड हमने अच्छा स्कोर किया। इस बार लगा कि संगठन डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए अपने एएसए की तरफ से, तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो जीतने के चांसेस था? बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ ये था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वो जरूरी था, लेकिन अभी मैं तो ये रिक्लेम भी करता हूँ, ये लोग मानते हैं, इस कैंपस में हाँ। आप किसी से भी डिबेट करा लीजिए, जितने भी ये स्टूडेंट छात्र नेता बने बने, ये अपने आप को जो छात्र नेता बोलते हैं, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन की दलाली करते हैं या फिर जो अपर कास्ट की दलाली करते हैं, तो उनसे किसी भी उसमें डिबेट करा लीजिए। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, और मैं तो खुद बोलता हूँ क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट पूरे डूसू केस में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं। तो जैसे आपका AS है, तो आप थोड़ा सा अम्बेडकर के जो आइडियोलॉजी है उनके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। हाँ, आइडियोलॉजी ओके, राइट। पहले हम बताते हैं केएसए जी, एएसए का फाउंडेशन कैसे हुआ। ठीक है। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से पहले मैं समझा चुका हूँ, एएसए का निर्माण ही ऐसे हुआ कि जब यहाँ पर तमाम तरीके की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो किसको सर्व कर रही थी ये देखिए, वो सर्व सिर्फ एक तबको पर, जिससे एबीपी पूरा है आरएसएस को सर्व करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की दलाल करी हुई। एनएसयूआई यहाँ का एक जातिवादी गुंडे ग्रुप बन चुका है, लेफ्ट फिर से एक सवर्णा का ग्रुप बन चुका है। लेकिन हम लोग कहाँ, जो 85% ऑफ स्टूडेंट्स कैंपस में है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन का है। तो अम्बेडकर ने क्या बोला कि अम्बेडकर भी ये बार बार बोल कि हमको बीइंग ऑपरेस्ट मास, हमारी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अपनी खुद की आवाज होना बेहद जरूरी है। तो सीधा एक अम्बेडकर एक आइडिया है जो सीधा हमको बताती है कि ऑपरेस्ट का इमेंसिफिकेशन, की आजादी, जो लिबरेशन, जो जिनको सदियों से दबाया गया, जिनको मारा गया, उनकी अपनी खुद की आवाज होना बेहद जरूरी है। यही बाबा साहब अम्बेडकर के आइडिया पे ही पार्टी बनाई थी। तो जैसे जो आपकी पार्टी है और जो अम्बेडकर जी आइडियोलॉजी है, वो किस तरीके से उस पर वर्क करेगी? सीधा एकदम अम्बेडकर फॉर्म में कि सबसे पहले यहाँ पर लीडरशिप जो जाएगी, जो लीडरशिप सबसे ज्यादा इस कैंपस में जो ऑपरेट लोग हैं, उनको लीडरशिप जाएगी। अम्बेडकर ऑलवेज सेड कि मैं हमेशा किसी भी समाज की या किसी भी देश की प्रगति मैं कुछ मायने बनाता हूँ, उस मायने में जहाँ क्या उस समाज की महिलाएं उतनी आगे हैं, नहीं है तो मैं उस समाज की प्रगति नहीं मानता। तो विमेन इमेंसिफिकेशन, खासकर बहुजन विमेन, सीधा हमारा एक नैरेटिव है। उसके साथ साथ जो दूर दराज गांव से जो दलित स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो बहुजन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर चुपचाप क्लास में बैठे रहते हैं, एक उनकी आवाज बन के निकलना। जिस तरीके से 2016 में रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशन मर्डर कर दिया गया, रोहित वेमुला पहले एक लेफ्ट का पार्ट, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बीइंग अ दलित इन द कैंपस, उनको इंस्टीट्यूशन ने मजबूर किया कि वो खुद ही अपनी जान ले लें। तो जिससे ये इस कैंपस की हालत थी। अभी खासकर हम इंडिपेंडेंट अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अब उभर के आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इस चीज पे कि अब तो बहुत हो गया, अब किसी को रोहित वेमुला बनने की जरूरत ना पड़े, अब किसी को फिर से कोई मारने के लिए जवाबदार अपने आप को फांसी लगाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पर कि आओ, ये तुम्हारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें अपना हिस्सेदारी लो, इट इज योर्स, इट बिलोंग्स टू यू। तो वो डॉक्टर इंटू वाला केस भी तो हुआ था, उस टाइम आप बहुत एक्टिव थे। हाँ, मतलब मैंने उस टाइम में आपको डिस्कस करा था। हाँ, मतलब वो ऐसा था कि एक प्रोफेसर को सिर्फ जाति के नाम पर इस कैंपस से निकाल दिया गया। तो बीइंग अम्बेडकर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, खासकर एएसए होने के नाते, हम लोग आए उनके सपोर्ट में, और हमने पूरा प्रॉपर जितना हो सकता है उतना हमने प्रॉपर सपोर्ट किया। और उससे पहले भी, चाहे डॉक्टर रतनलाल हो यहाँ पर प्रोफेसर हो, या और भी ज्यादा इससे पहले चीजें हुई, तो हम यहाँ पर हमेशा खड़े रहे। तो लेकिन वो आंदोलन ऐसा रहा क्योंकि हम लोगों ने उसको पूरी मजबूती से लड़ा, कैंपस के उन तमाम बहुजन स्टूडेंट्स ने मजबूती से लड़ा, तो इसलिए वो लंबा भी चल पाया। हम तो हमेशा खड़े रहे कि जो भी हमारे साथ जिस इस कैंपस में किसी के खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा है वो एएसए खड़ा है। सबसे पहले किसी भी प्रोफेसर को निकाला जा रहा है, किसी स्टूडेंट को निकाला जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले कोई खड़ा है वो एएसए। आप सबके बीच में आया हूँ, मैं 4 मुद्दे आप सबके बीच में बताना है क्योंकि जरूरी है। मैं मस्त 60 सेकंड दूंगा, से ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा इस कैंपस में, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक कॉमन स्टूडेंट हूँ, एक कॉमन स्टूडेंट का नजरिया दूसरे कॉमन स्टूडेंट से जानना बेहद जरूरी है। मैं अभी आपकी कैंपेनिंग देख रहा था, मतलब आप तो बहुत एनर्जी है आपके अंदर, गला नहीं सूख गया आपको बोलते होते हैं? नहीं यार, देखो बात यह है कि एनर्जी कहाँ से आती है,
कि हमारे पास हमारी बोलने की सब ताकत ही है कि बड़ी बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ही बोलना भी आया है, वरना हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस इस कैंपस में किस तरीके से आसपास के लोग गिरा देते हैं। तो एक जरूरी है बोलना, और बेहद बेहद तरीके से बोलना, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर उनकी किताबों ने हमें सिखाया। तो कैंपेन में यही होता है हमारे पास कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे पास दारू तो नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट लीडर दारू बांटते हैं। हमारे पास क्या है, हमारी बातें हैं और हमारे मुद्दे हैं जो हम बेहतर तरीके से क्लियरिटी के साथ हम स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, हम उनके स्ट्रगल में उस चीज में उनके साथ हो सकते हैं, बस यही है। तो जैसे आपको डीयू के स्टूडेंट के आप इतना जुड़े हुए हो आपको, है ना? तो आपके हिसाब से डीयू के स्टूडेंट्स की इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, डीयू के स्टूडेंट्स की, और क्योंकि मैं भी एक डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैं भी कॉमन स्टूडेंट हूँ, मैं भी उन तमाम चीजों का सामना करता हूँ जो एक कॉमन स्टूडेंट करता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में इस कैंपस में सबसे बड़ी दिक्कत है हॉस्टल्स, खासकर बहुजन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। क्योंकि अब यहाँ के आसपास का जो रेंट है वो एकदम आसमान छू रहा है। एक छोटे से 2 BHK के फ्लैट का रेंट 25,000 30,000। 25-30। ये स्थिति आप बताओ, मेरे साथ स्टूडेंट जो दलित वर्ग से स्टूडेंट आते हैं, जो बहुजन वर्ग से स्टूडेंट आते हैं, वो कहाँ से 20 से 25,000 रुपए दे पाएगा? फिर तो सिर्फ उसमें भी कुछ चंनिंदा लोग आएंगे। वाकई में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को आना चाहिए, जो सस्ती पैसे पे एक बेहतर शिक्षा मिले, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी का आइडिया होता है, कम से कम पैसे में एक बेहतर शिक्षा मिले। अब वो तो जो गांव से आते, मैं एक गांव से निकल के स्टूडेंट आया हूँ, तो मेरे से स्टूडेंट तो आएंगे नहीं, तो सीखेंगे क्या फिर हम लोग? तो एक बड़ा सा एक पूरा प्लान तरीके से एक आइडिया है कि इनको हॉस्टल ना दो, एनईपी आओ, उनकी फीस बढ़ाओ, और इस तबके को रोक दो यहाँ में। लो आगे नहीं फिर से एक मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से कि इस बड़े तबके को रोक दो यहाँ पर, सिर्फ इनके ही कुछ चुनिंदा लोग आए जो पैसे वाले लोग हैं, बस वो आए। लेकिन हम कहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी हर किसी की आ, हर किसी के हर कोई इससे बिलोंग करता है, और जो पढ़ सकता है वो इस कैंपस में आ सकता है, ना कि जो पैसे दे सकता है, क्योंकि शिक्षा बेचने का नहीं, शिक्षा पढ़ाने का पढ़ाने की चीज है। तो अभी फी हाइक को लेकर भी बहुत इशू चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलोगे? आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो? एग्जैक्टली, देखो, मैं अगेन फिर से वो पिछली बात से जोड़ना चाहूंगा कि दोनों एक लिंक्ड है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, जिसने जिसने तमाम तरीके की जो कोर्सेज थे उनकी फीस बढ़ाई, एनईपी ने FYUP 4 ईयर का प्रोग्राम, 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया, चलो किया, लेकिन क्या तुम्हारे पास प्रॉपर एकोमोडेशन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे? नहीं थे। उसके बावजूद भी FYUP 4 साल का पहली बार इस बार बैच लग रहा है, और इनका प्रॉपर प्रोफेसर नहीं है। इनके पास एडोक प्रोफेसर हटा दिए, इनको इनको गेस्ट फैकल्टी बुलानी पड़ रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आप प्रोफेसर हो गए। जब तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तुम्हारे पास और चीजें नहीं है, तो तुम कैसे FYUP ला सकते हो? और रही फीस आएगी बात, तो फीस आए लिंक्ड है, जब फीस बढ़ेगी तो हम जैसे लोग नहीं आ पाएंगे ढेर। सेम एक ही मुद्दा है कि फीस बढ़ेगी तो हम फीस दे नहीं पाएंगे, जब फीस नहीं दे पाएंगे तो हम चुपचाप गांव में रहेंगे तो वो पढ़ाई हमसे छूट जाएगी, जब पढ़ाई छूट जाएगी तो इनको प्रॉपर 10-20 हजार की हम नौकरी लेंगे इनकी, इनके नौकर बन करेंगे। तो आइडिया इनडायरेक्ट वे में किस तरीके से यहाँ का जो बहुजन तबका है उसको नौकर बनाया जाए, उससे उससे एजुकेशन छीन के, उससे वो हथियार छीन के, जो सिर्फ एकमात्र हथियार जिससे वो बहुत बहुत आगे जा सकता है, वो इस देश को बदल सकता है। एक अम्बेडकर को शिक्षा मिली, उसने पूरा देश का संविधान लिख दिया, उसने पूरे देश का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति ला दी इस भारत देश में। 85% लोगों के लिए, जो बहुजन तबका है उनके लिए एक आजादी ला दी बाबा साहब। तो इसलिए डरते हैं कि हम जैसे लोगों को शिक्षा मिलेगी तो कहीं इनका जो सिस्टम पहले से बना बनाया है, जो जात पात का सिस्टम है, जो भेदभाव का सिस्टम है, उसको कहीं तोड़ ना दें हम लोग, उसको बर्बाद ना कर दें, और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि उसको हम तोड़ेंगे, उसको बर्बाद कर। तो आप इसको फी हाइक को लेकर कैसे ठीक कर सकते हो? फीस हाइक पर यही है कि यार सब लोग ये हम मुद्दा लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, कि हम लोगों को इकट्ठा होना बेहद जरूरी है इसके लिए, क्योंकि सिर्फ बात अपने तक नहीं, बात आने वाले जनरेशन की भी, कि अगर हम आज नहीं लड़े ना, मान लो आज हम नहीं लड़े तो कल को कोई नहीं लड़ पाए, इसलिए आज लड़ना बेहद जरूरी है। अगर हमारे पूर्वज बहुत पहले लड़ लेते, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई बहुत पहले से लड़े, तो आज हमें ये स्थिति नहीं होती है, बाई चांस हम और अलग स्थिति में होते। तो इसलिए आज के टाइम पर लड़ना बेहद जरूरी है। तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल बेहद जरूरी है, चाहे वो फीस हाइक हो, चाहे हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर एक SC ST OBC के लिए अम्बेडकर हॉस्टल खुलवाना हो, या विमेन के लिए सेफ्टी हो, उन सब के लिए एक साथ यूनाइट होना जरूरी है। जो बाबा साहब ने 3 हथियार दिए ना, तो 3 मूल मंत्र दिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो शिक्षित तो बन रहे हैं हम, हमको संगठित रहना जरूरी है, ताकि हमसे कोई हमारे जो अधिकार हमको बड़े संघर्ष के बाद मिले, वो हमको छीन ना पाए। वो फीस बढ़ाकर, वो हॉस्टल ना देकर, वो तमाम छोटी छोटी चीजें करके, और छोटी छोटी बड़ी चीजें ऐसे करके हमसे वो शिक्षा छीन ना पाए, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे यहाँ पर कैंपस में। मतलब ये बताओ, आप जीत जाओगे वैसे? चांसेस है? यार देखो, सब दिमाग में तो यही है कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और इतना कुछ लगातार हम पैदल चल रहे हैं, लगातार बिना किसी रिसोर्सेज के, खाने के लिए भी हमारे साथी एक दूसरे से ले लेते हैं, तो जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं।
और इस कैंपस में हम जीत सकते हैं फॉर श्योर। बस इस कैंपस के जो 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 बहुजन तबका है उसको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उनसे बस निवेदन है तुम्हारी वीडियो के माध्यम से कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जरूरी समझना कि आपकी लड़ाई यहाँ से लड़ी जा रही है। आपका अपना एकमात्र संगठन ए से है, आपका रिप्रेजेंटेटिव आप सब हैं, हम सब हैं उस चीज में इन्वॉल्व। तो आपको ये बात चुनना पड़ेगा कि आप या तो उनको चुनोगे जो जो बिजनेस कर रहा है इस इलेक्शन के थ्रू, या उनको चुनोगे जो इलेक्शन के थ्रू अपना स्ट्रगल बढ़ाना चाहते हैं कि हम आप सबके बीच में आना चाहते हैं, आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो आपको जैसे डीयू में सेफ्टी को लेकर भी बहुत हाँ। दिक्कत रहती है, तो उसे आप ठीक कर सकते हो या किस तरीके से करोगे? हाँ, ये है, ठीक तो मतलब ये तो मेरे हाथ में सरकार नहीं हूँ, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ। नहीं, आप क्या क्या चेंज ला हाँ सकते एग्जैक्टली कि सेफ्टी का तो बहुत बड़ा मामला है, मुझ पे एसिड अटैक हुआ। हो? आपको पर हाँ मतलब क्योंकि मैं एक प्रोफेसर की लड़ रहा था। प्रोफेसर लड़ रहा था कि एक नया संगठन हमने बनाया, एक अम्बेडकरवादी संगठन हमने बनाया जो जो इस कैंपस के 85% बहुजनों को लीड कर रहे थे, उनकी बात रखते थे, उनकी बात अब मेरी स्ट्रीम में होने लगी, इसलिए मुझ पर एसिड फैल गया। और यहाँ की डीयू में जो वीमेन कंसर्न है, वो जो वीमेन सेफ्टी का कंसर्न वो तो जीरो है। यहाँ पे इतनी ज्यादा हैरेसमेंट्स होते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा गुंडागर्दी होती है, रात में कोई सेफ नहीं है, दिन में कोई सेफ नहीं है। तो ये डीयू की स्थिति होगी आज। और सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। उस सेफ्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उस सेफ्टी के लिए हम लोग संघर्ष कर सकें कि हमने नाइट मार्च किया था एक बार महिलाओं के साथ, नाइट मार्च कि हम लोग अब सड़कें रिक्लेम करेंगे, ये सड़कें हमारी हैं, तुम साले हमको छेड़ेंगे, तुम तुम हमको ये सब करके इस कैंपस में परेशान करके हमको नहीं बता सकते। हम विक्टिम हैं लेकिन हम वॉरियर की तरह लड़ेंगे। तो जब ऐसे अटैक हुआ था फिर बचे गए उससे? तो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम पे ये था कि आज वो मैं यहाँ था, आर्ट्स फैकल्टी पे था, मैं और मेरा साथी कुलदीप और 2 साथी और थे, हम 4 लोग चाय पी रहे थे। अचानक से 18-19 लोगों की भीड़ आई, सीधा भीड़ गया। बट हमने रिटेलिएशन किया, हमने भी रिटेलिएशन किया। जब रिटेलिएशन किया तो उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने कुछ बॉटल पर ही सीधा फेंक किया। तो मेरा ये हाथ, मतलब हाथ तो दिखा पाऊंगा या नहीं, बट ये पूरा जला हुआ है, देखो। तो ये पूरा जला हुआ है, वो फेस पे आया था, जब फेस पे यहाँ पे फेंकना तो मैं ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा ये आया, मेरा यहाँ सर जला तो यहाँ पे। तो ये चीज है कि बट बाई चांस बच गया, फेस पे ना आया, तुरंत एम्स में पूरी रात एडमिट रहा। क्योंकि देखो कितने डरते हैं ये लोग, ये डर दिखाता है कि कॉमन स्टूडेंट जो एक गांव से उठ के आया है, एक दलित परिवार से स्टूडेंट है, वो आके अपनी लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ किताबों के माध्यम से, सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से, उससे इनकी बनी बनी व्यवस्था बिगड़ाने का डर है। उससे इतने डरे हुए हैं लोग कि चलो एसिड फेंक दो, चलो मरवा दो, चलो ये सब हल करवा दो। बट हम डरने वाले नहीं, हम लड़ रहे हैं। आप चाहे गोली बरसा लो, लाठी लगवा लो, बट हम डरते नहीं। आजकल आप देख रहे हो कि एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है, प्राइवेट होती जा रही है, उसके ऊपर क्या लगता है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? एजुकेशन प्राइवेट हो रही है, जब प्राइवेटाइजेशन हो, हमारे शिक्षा संस्थान बढ़ रहे हैं, तभी फीसाई बढ़ रही है, तभी हम ये हॉस्टल नहीं देना चाहते। अच्छा, तो ये लिंक है सब कुछ आपस में कि एजुकेशन प्राइवेटाइज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। क्यों तुम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का आइडिया पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं बना देना चाहते? क्योंकि तुम ये अपने यार दोस्तों को यूनिवर्सिटी सौंपना चाहते हो, अडानी अंबानी जैसे लोग प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हो। तुम शिक्षा को एक रोजगार समझ लो, लेकिन हम शिक्षा को बेसिक नीड समझते हैं। सबको शिक्षा होना बेहद जरूरी है, ये बेसिक नीड्स है। हम खाना खाते हैं, जिसके कपड़े पहनते हैं, ऐसी हमारी लिए शिक्षा भी है, लेकिन ये शिक्षा को एक व्यापार समझते हैं, तो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। तो इससे हमको रोकना पड़ेगा, इससे हमको लड़ना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए। खासकर इस देश की मात्र कुछ 3% लोग जो इस देश के हैं, उन पे ही शिक्षा आती है पिछले 2-3 हजार सालों से। लेकिन लंबा स्ट्रगल रहा, पुलिस से लेकर सावित्री तक, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके बाद ही ये शिक्षा मिली है। आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी में बड़े से क्लासरूम में बैठ के तुमसे बात भी कर पा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे, इसलिए लड़ना जरूरी है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है उस प्राइवेटाइजेशन से, उस कॉमर्शलाइजेशन से, व्यापारीकरण से। कैंडिडेट हूँ दोस्तों, बेसिक 4 मुद्दों के साथ मैं आप सबके बीच में अपनी बात रखने आया हूँ। सबसे पहला, इस कैंपस का प्राइमरी और मेजर मुद्दा, हम सबके पास हॉस्टल टू ऑल, सबके लिए बराबरी, सबके लिए हॉस्टल, ये हमारा एसी की तरफ से सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों। दूसरा, इस कैंपस में बढ़ती फीस के खिलाफ एसी आप सबके बीच में है, बढ़ते प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, बढ़ते कॉमर्शलाइजेशन के खिलाफ एसी आप सबके बीच में है। दोस्तों, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं अपनी
रहा था, आप इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, गला बैठ गया होगा आपका तो। वो चिल्लाने की हमारे पास वैसा माध्यम नहीं है दोस्त अपनी आवाज पहुंचाने। अच्छा। यही माध्यम है कि अपनी आवाज असर्टिव वे में पहुंचा सके, क्योंकि और लोग डिस्टर्ब करने वाले इतने सारे लोग हैं। मतलब देखा ना आप, जैसे हम नारे लगा रहे थे, हम सिर्फ खड़े ही हो रहे थे, नीले झंडे को देख के वो लोग एबीपी वाले जय श्री राम के नारे लगे। और बस जस्ट बिकॉज कि एक कोई 5-6 लोग नीले झंडे डाल के खड़े हैं, अपने एएसए का बैलेट नंबर हमको आईडी कार्ड हमने दे रखा है, उस पर वो चले। तो इसलिए वहाँ जहाँ आवाज सुनने जाए, अपनी आवाज पेश करनी पड़ती है। तो गला तो बैठ गया होगा आपका। ये तो यार कुछ तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। गलत ठीक हो जाए, गर्म पानी पीना। हैबिट हो गई है। हाँ, वो हैबिट भी है कि बार बार अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए तेज बोलना, हर बात तेज बोलना नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया अभी तो तो इसलिए जैसे इतना- मैं अभी यूनिवर्सिटी में घूम रहा हूँ, तो मतलब ऐसा है क्या कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है और नेशनल पॉलिटिक्स वो बोल सकते हैं सेम या उस लेवल तक जाती है? हाँ, मतलब डीयू की पॉलिटिक्स बोलते हैं कि बहुत फ्यूडल पॉलिटिक्स है, लेकिन और नेशनल पॉलिटिक्स ऐसी है। लेकिन हम दोनों ही पॉलिटिक्स में बदलाव चाहते हैं हाँ। कि जो नेशनल पॉलिटिक्स में होता है कि जैसे काशीराम साहब ने बोला था कि पैसे वालों के नोटों से, गरीबों के वोटों से सरकार बना रहे हो तुम। तो यही हो रहा है कि तुम पैसे वाले लोग नोट लेके आते जी। हो और इस जो बाकी जिनके इशू है उनके तुम वो नोटों से खरीदते हो। और जो मेन इशू जो कौशल का मुद्दा रहा, फीस हाइक का मुद्दा रहा, जेंडर जस्टिस का मुद्दा रहा, सोशल जस्टिस का मुद्दा रहा और तमाम सारे मुद्दे जो है उनको तुम छोड़ देते हो। तो चंद लोग आते हैं, पैसे लेके आते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके आते हैं, मनी मसल्स दिखाते हैं, लेकिन कॉमन स्टूडेंट के जो रियल मुद्दे हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ड्यू इलेक्शन में भी तो ड्यू इलेक्शन सेम वैसे ही है। तो हम तो हर तरह की राजनीति बदलने के लिए आए। अभी हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहाँ भी बदलाव की उम्मीद से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। उसके बाद जनरल पॉलिटिक्स में बाई चांस जाना हुआ, नहीं भी जाना हुआ, लेकिन एक्टिविज्म हमेशा रहेगा, तो वहाँ भी एक बदलाव की उम्मीद से ही जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। तो भैया जैसे आप कल को जीत जाते हो इलेक्शन, तो सबसे पहली 3 आपकी वो क्या रहेंगी मेन चीज, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? सबसे पहली 3 बताइए। देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही रही, कैसे भी करके कितना भी संघर्ष करना पड़े, इस कैंपस में सबके लिए हॉस्टल मिलेगा। ठीक है। हर किसी स्टूडेंट, खासकर बहुजन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब जो 85% तबका इस डीयू का, उन सबको तो कम से कम हॉस्टल्स मिले। हाँ। ये सबसे प्राइमरी मुद्दा है। ठीक है। सेकंड, बाकी की कैंपस बहुत सेफ रहे सबके लिए, वो किसी भी आइडेंटिटी से आता हो, किसी भी कास्ट, किसी जेंडर से आता हो, सबके लिए बराबर का कैंपस हो। कोई यहाँ पे हु अल्लाह करके यहाँ पे गुंडागर्दी ना फैलाए, उस गुंडागर्दी के खिलाफ तो हम बोलेंगे। बिल्कुल। और तीसरा ये है कि ये कैंपस जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो शिक्षा है, वो शिक्षा बची रहे। हम जैसे स्टूडेंट बार बार आते रहे, पब्लिक एजुकेशन का एक्सेस करते रहे। इस कैंपस में एक ऐसा माहौल बना रहे जहाँ सब लोग बैठ के बात कर सकें, भले ही तुम कितने ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंट हो, उन सब पे डिस्कशन हो सके। तो ये जिससे कि ये कैंपस बन सके। तो ये हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं। इनकी मतलब अगर इफ आई विल लेफ्ट एज एन प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन, देन इन तीनों के लिए तो संघर्ष करेंगे इस कैंपस में। और मेन है। हाँ, और ना भी रह के हम स्टिल स्ट्रगलिंग उस चीज के लिए काम तो कर ही रहे हैं। तो जैसे आपका पॉलिटिक्स में इतना बड़ा करियर है और आप अभी भी लड़ रहे होगे, तो पॉलिटिक्स से आपने कोई एक अच्छा सा लाइफ जीता भी तक जो आप बताना चाह रहे हैं? मैं एक चीज बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नथिंग। हाँ, तो पॉलिटिक्स क्या है पहले ही समझ लो कि जब तुम अपने अधिकारों के लिए बिना डरे हुए तुम ग्राउंड पर आए तो उसको राजनीति बोलते हैं। ठीक है। राजनीति इज नथिंग। व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। तो ये राजनीति का जो हुआ बना रखा है कि राजनीति ये है वो है नहीं। जब तुम अपने अधिकारों के लिए बिना डरे सड़क पर आए तो लोग बोल रहे थे राजनीति कर रहा है, हम बोलते हैं हाँ राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति का अर्थात मतलब है, और यही मैं सीखा हूँ यहाँ से कि अपने अधिकारों के लिए निडरता से तुम बात रखना शुरू करो, उस पर बोलना शुरू करो, कम से कम उस पर अपनी आवाज उठाना शुरू करो। तो एंड करेंगे अपन? हाँ बहुत टाइम हो गया, तो एंड करने से पहले जैसा हो जाता है। मैं पीछे छूट करता था। तो एंड करने से पहले हमारे डीयू के स्टूडेंट्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, लास्ट मैसेज यही है कि इस कैंपस को सेफ रखो। ये कैंपस सबका है, भले किसी भी आइडेंटिटी से आता हो। ये हर कोई इसको फीस दे रहा है, किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये कैंपस हम सबका है। तो स्टूडेंट से यही है कि इस कैंपस को कैंपस बनाए रखने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए और एक समता मूलक कैंपस बनाने के लिए हमारे साथ स्ट्रगल में रहना जरूर। दोस्तों, यही मेरा लास्ट मैसेज है। हम ये स्ट्रगल कंटिन्यू रख सके, सबको बराबरी का हक मिल सके, सबको एक साथ बिना किसी डर के, बिना किसी कुछ डर का एहसास हुए सब लोग एकदम अमन चैन प्यार मोहब्बत से रह सके, ये हमारा सपना है। और यही मैसेज है सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू। तो एंड करने से पहले एक बात और बताइए, आपने अपने करियर में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक करी है जो आप नहीं करना चाहोगे कभी? कोई मिस्टेक है आपकी? मैं अपने जिंदगी से हर किसी से सीखा हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें गलतियां हुई हैं, बट मैं गलतियों से सीखा हूँ। मेरा हमेशा मानना ये है कि गलती दोहराओ मत, गलतियों से सीखो। और जितना तुम गलतियों से सीखते हो उतना कभी नहीं सीखते। तो मैं हाँ, गिल्ट ये रहा है कि हमेशा एक बड़ी गलती रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के साथ राजा नहीं रहना चाहिए था, जिन्होंने धोखा दिया बहुत ज्यादा। मतलब वो पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ।
तो ये मेरा गिल्ट है। बाकी हाँ, उसी से सीखा हूँ कि आगे ऐसी चीज ना हो। बस। जो धोखेबाज है वही सिखा के जाते हैं हाँ, सबसे वही ज्यादा। वो सिखा के जाते क्योंकि हैं। मेरे बट साथ भी हो चुका लास्ट में है ये है कि प्यार करते रहो, मोहब्बत करते रहो इस कैंपस को, हम सब स्टूडेंट्स को, और सभी जो लोग प्यार मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, वो सब जिंदाबाद, और प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। थैंक यू। विद्रोही जिंदा है। यस।